कुछ लोग होते हैं जो कि बुरे से बुरे हालातों से निकल के लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कई सारी चीज़ों का एक्सेस होता है, उसके बावजूद भी चाह करके भी वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाते। तो इसका कोर रीज़न क्या है? तो कोर रीजन एक सिंपल सा चीज है। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उन्होंने ही मार्क जकरबर्ग को कहा था कि अपनी परेशानियों का हल चाहिए तो भारत में नीम करोली बाबा के आश्रम चल जाओ। आप वॉरेन बफेट को जानते हैं ना? हाँ, दुनिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर। यस। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम पूरे दुनिया के वॉरेन बफेट को जानते हैं, बट अपने खुद के देश के वॉरेन बफेट को नहीं जानते। राकेश झुनझुनवाला को भी नहीं, अच्छा, वो नहीं है। वो उनके भी गुरु है, राकेश झुनझुनवाला के भी गुरु हैं। ओके। ये इंडियन वॉरेन बफेट, इनका नाम था। तो आपकी डीप रिसर्च क्या कहती है एआई के बारे में कि इस युग में अगर किसी को आगे रहना है तो एआई के लिए हर किसी को ये चीज़ें तो कर लेनी ही चाहिए, और अगर एडवांस जाना है तो आप ये कर लो। एआई में फिलहाल के लिए जो बहुत नेसेंट स्टेजेस पे हम यूज करते हैं, चाहे कोई सा भी आप प्लेटफॉर्म यूज करो, तो आपको समझ में आएगा कि हर कोई एक ही चीज की बात करता है। अगर एक 20 साल के व्यक्ति को आने वाले 10 साल में बहुत ज्यादा पैसा कमाना, तो ये 5 चीजें कौन सी करनी होगी वो बताना। तो अभिषेक भाई, आज के इस पूरे पॉडकास्ट का थीम हमारा ये है कि कुछ लोग होते हैं जो कि बुरे से बुरे हालातों से निकल के लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कई सारी चीज़ों का एक्सेस होता है, उसके बावजूद भी चाह करके भी वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाते। तो इसका कोर रीज़न क्या है, उस रीज़न को समझने के बाद फिर हम आगे बात करते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच Thank you, भाई वापस इनवाइट करने के लिए। तो कोर रीजन एक सिंपल सा चीज है, लैक ऑफ मेंटरशिप। मैं इसको समझाता हूँ। ओके। आप बोलोगे, क्योंकि काफी लोगों का सवाल होगा कि भाई मेंटरशिप के लिए पैसा चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। एक व्यक्ति है जिसके घर वाले बॉल बेयरिंग का बिजनेस करते हैं, बॉल बेयरिंग्स होते हैं, उनका बिजनेस करते हैं, हार्डवेयर की दुकान है। उस व्यक्ति के जो ये हार्डवेयर की दुकान है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक कमाती है, और साथ में उसके घर वाले, उसके पिताजी ब्रोकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग जो होता है उसका बिजनेस करते हैं। अब दुर्भाग्यवश ये व्यक्ति के जो होल एंड सोल अर्नर जो पिताजी रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये कब होती है? जब ये व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में बताने वाला हूँ, आपके मेन अर्निंग मेंबर ना रहे, घरों पे कर्जा हो, और आप अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुए हो, सेकेंड ईयर में हो, तो आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं बचता है कि भाई मेरे को ड्रॉप आउट होके कुछ भी करके अब घर की परिस्थिति को संभालना होगा। करेक्ट। तो ये व्यक्ति जाता है अपने बिजनेस को संभालने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उस बिजनेस में उसको ज्यादा स्कोप नहीं दिखता। ओके। उसके बाद एक दिन वो जाता है दलाल स्ट्रीट पे, जिसको आज हम स्टॉक मार्केट का एनएससी कहते हैं। और ये जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ वो है राधा किशन दम्मानी जी। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये वो पहला इंस्टेंस था जब राधा किशन दम्मानी जी ने देखा मनु मानिक को, और उन्होंने ठान लिया कि मैं द्रोणाचार्य जिस तरह से, तो भाई मेरे गुरु द्रोण यही है। ओके। अपनी स्किल्स दिखाई, और स्किल्स देखने के बाद गुरु वहां से अट्रैक्ट हुए। बट अब हैरानी की बात यह है कि जब राधा किशन दम्मानी जी ने सोचा कि अब मेरे को वैल्यू इन्वेस्टर बनना है, वो पहले ट्रेडर थे, स्पेक्यूलेटर। पहले की स्पेक्यूलेटर और ट्रेडिंग क्या होती थी? लिया बेचा, बस ये था जुआ, टेक्निकल जुआ। तो बोले नहीं यार, अब मेरे को अच्छी कंपनियां खरीदनी और बेचनी है। इसके लिए वापस इन्होंने क्या किया, इन्होंने ढूंढा एक मेंटर, और वो थे चंद्रकांत संपत। जिन लोगों को नहीं मैं बताऊं, लोगों को, आप वॉरेन बफेट को जानते हैं ना? दुनिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर। यस। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम पूरे दुनिया के वॉरेन बफेट को जानते हैं, बट अपने खुद के देश के वॉरेन बफेट को नहीं जानते। राकेश झुनझुनवाला को भी नहीं, अच्छा, वो नहीं है। वो उनके भी गुरु है, राकेश झुनझुनवाला के भी गुरु हैं। ओके। ये इंडियन वॉरेन बफेट, इनका नाम था चंद्रकांत संपत। बिकॉज क्या हो गया, इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, और सब दौड़ रहे हैं कि अरे मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतने में राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दम्मानी, ये और इनके सारे मित्र जाते हैं इस व्यक्ति के पास। हर कोई पैनिक में, बड़ा सा बड़ा इंसान पैनिक में है। चंद्रकांत संपत जी ये कहते हैं कि भाई देखो, जो चले गया है वो तो वापस नहीं आ सकता। उसी प्रकार से माइको है, इसका भाव आज जितना हुआ ना, वो आने वाले 20-30 साल में कभी इधर नहीं आएगा। और माइको आज का बॉश है, और मैं लोगों से कहूंगा जाके गूगल में चेक करो बॉश का अभी स्टॉक प्राइस क्या, और कमेंट्स में बताएं। तो आप सोचो उस समय से, मतलब आज वो उस समय के विजनरी लीडर 1500-1600 गुना हो चुका है। कुछ लोग बोलेंगे लेकिन गूगल में ये प्राइस है, स्प्लिट्स, बोनस, ये सारी चीजें होती हैं, वो सब मिला के वो चीज हो गई। तो पॉइंट क्या हो रहा है कि आप देखिए राधा किशन दम्मानी जी के लाइफ में अगर हम देखते हैं तो वो एक ड्रॉप आउट है, तो पढ़ाई पूरी नहीं हुई, बट स्टिल उन्होंने अपनी चाह से एक मेंटर को ढूंढा। करेक्ट। एंड सेम अगर आप सबकी लाइफ में जाएंगे, राकेश झुनझुनवाला जी के लाइफ में उनके पहले मेंटर राधा किशन दम्मानी जी बने। तो एक दिन ये स्ट्रीट पे, दलाल स्ट्रीट के बाहर वेट कर रहे थे। इन्होंने उस समय पे टाटा टी के एनालिसिस करके रखी हुई थी, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने आज तक कभी स्ट्रीट में ऐसा नहीं देखा था कि इतना क्यूरियस कोई माइंड होगा जो सीखने में इंटरेस्ट है और एनालिसिस में इंटरेस्ट है। हर कोई तो जुआ खेल रहा है यहाँ। तो ये रुक गए, और जब इन्होंने पूरा एनालिसिस बताया तो वो इंप्रेस हो गए। क्या बात है, नया लड़का आया है जो इतना इंटरेस्ट है। 2-4 बार परखा, फिर उसको भी अपने साथ ले लिया।
ओके। तो आप अगर, क्योंकि मैं इस डोमेन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि शेयर बाजार में इतने वर्षों से मैंने देखा हुआ है, तो शेयर बाजार में भी चाहे आप रमेश दम्मानी जी की बात करें, राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, रामदेव अग्रवाल जी की बात करें, विजय केडिया जी की बात करें, सबके मेंटर रह चुके हैं। मैं बिहार से हूँ, मैं कहाँ से मेंटर एक ढूंढूं, मैं इस गाँव से हूँ, मैं कहाँ से मेंटर ढूंढूं। करेक्ट करेक्ट। देखो दीपक भाई, द वेरी फैक्ट, अगर कोई भी व्यक्ति आज अपने हाथ में एक 2 से 3 इंच का एक डिवाइस लेके हम दोनों को देख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब इसके पास 100% पॉसिबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग अ मेंटर, एज सिंपल एज ऑनलाइन। ऑनलाइन। ओके। अब बोलोगे ऑनलाइन में यार ये इतना पैसा मांग रहा है, इतना पैसा मांग रहा है। अगेन, आज जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं नेट पैक की बात हटा दो, क्या आपको इंडिविजुअली कुछ पे कर रहे हैं? कुछ नहीं पे करना क्या पड़ता। मुझे कुछ पे कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। बट कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। करेक्ट। तो माय पॉइंट इज, यूट्यूब हो गया, इतने सारे साधन हो गए जहां पर मैं तो कह रहा हूं फ्री में, जिसको सीखने की चाहे, फ्री में इतनी सारी चीजें आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इंसान ऑनलाइन आता है सीखने के लिए, वो 10 और डिस्ट्रैक्शन देखता है। आज जब ये अपना वीडियो देख रहा होगा, मैं गारंटी के साथ, आई एम हियर कितने लोग कमेंट करते हैं मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि गारंटी के साथ कह रहा हूँ साइड में एक थंबनेल दिख गया होगा, स्क्रॉल कर रहे होंगे, और अभी कुछ लोग कमेंट्स देख रहे होंगे, अरे मैं थोड़ा कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, और फिर अचानक से अरे ये क्या सुन लिया मैंने, और साइड में देखेंगे यार नेटफ्लिक्स का एक कोई सीरीज आ रहा है, उसका ट्रेलर दिख रहा है, और वो उधर क्लिक कर देंगे। करेक्ट। सो पॉइंट ये है कि डिस्ट्रैक्शंस तो हैं, और समय आने वाले समय में तो और बढ़ेंगे, क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी ही है जिसके पैसे लोग कमा रहे हैं। आपके अटेंशन उनके कमाई है सारे सोशल मीडिया की, लेकिन ये आपके ऊपर डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। तो मेंटर आज के समय पे डिजिटल तौर पे, पहले गूगल बाबा थे, वो इवॉल्व हो गए, अब चैट जीपीटी बाबा हो गए, एआई के इतने सारे टूल्स आ गए, जेमिनाई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, परप्लेक्सिटी। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे इसमें बहुत खर्चा है, तो भाई साहब आप लोगों को बता दूं कि आज से 3 महीने पहले एयरटेल ने अनाउंस किया कि अगर आपको परप्लेक्सिटी फ्री में चाहिए तो बस आप हमारा रिचार्ज करो, अगर आप हमारे रिचार्ज कर रहे हो तो आपको परप्लेक्सिटी साल भर के लिए फ्री में दे रहे हैं। ओके। और एज ऑफ नाउ जब हम ये वार्तालाप कर रहे हैं, वीडियो पता नहीं कब आएगा, जियो ने ये कहा कि 36 या 32 हजार रुपए का जो गूगल जेमिनाई का एआई का सब्सक्रिप्शन होता है, हमारा अगर सब सर्विस आप ले रहे हो तो फ्री मिलेगा। ओके। और इतिहास गवाह है, टोनी रॉबिन्स जो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कितने लोगों के मेंटर रह चुके हैं आपको भी पता है। बहुत ठीक है, correct। भयंकर लोग, इंडिया के हर मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीकर के वही वही mentor मेंटर है। है। ठीक है, फिर अगर हम ट्रेडिंग जगत में बात करें, भारत की मैंने बात कर ली, राकेश झुनझुनवाला जी के, राधा किशन दम्मानी जी मेंटर, राधा किशन दम्मानी जी के मेंटर मनु मानिक और चंद्रकांत संपत जी हो गए। अगर मैं बात करूं आज के समय पे रमेश दम्मानी जी, वो कहते हैं राकेश झुनझुनवाला और ये पूरा ग्रुप मेरा मेंटर हो गया। तो आप टेक्निकली देखिए, हमारे इधर भी सीखना है तो बेस्ट से सीखो ना, इन सबके मेंटर है। तो स्टॉक मार्केट में भी ये सारे मेंटर्स हो गए। ओके। अगर मैं देखूं, आप जान के हैरान हो जाओगे, फेसबुक के मालिक कौन है? मार्क ज़करबर्ग। मार्क ज़करबर्ग को मेंटरिंग किसने करी थी? सटली स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उन्होंने ही मार्क ज़करबर्ग को कहा था, उनकी जब डेथ होने वाली थी उसके पहले, कि भाई तेरे जीवन में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जो कैम्ब्रिज के वो दोनों बंदों से, ऑक्सफोर्ड के 2 बंदों से इनका वो चल रहा था, कैम्ब्रिज और इनसे हार्वर्ड के इनके साथ, कि भाई तुम्हारे ऊपर इतना लिटिगेशन चल रहा है। तो स्टीव जॉब्स ने मेंटरिंग करी थी मार्क ज़करबर्ग की, अपनी परेशानियों का हल चाहिए तो भारत चले जाओ, भारत में नीम करोली बाबा के आश्रम चले जाओ। तो हु मेंटर्ड, टेक्निकली उनके भी मेंटर निकले। कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। अब इसका बड़ा एक छोटा सा इंटरेस्टिंग किस्सा सुना दो, कैसे मेंटरिंग काम होती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक शुरुआत करी थी उदय कोटक जी ने। अब आपको लगेगा कि यार उदय कोटक के पास कहाँ मेंटर थे, अब मैं बताता हूँ कितने बड़े मेंटर थे। आनंद महिंद्रा जी इनसे इतने इम्प्रेस थे इनकी मेहनत देख के, कि जाते जाते उस मीटिंग के बाद उदय कोटक रुके और पलटे, सर आपसे एक और रिक्वेस्ट है। बोले क्या? सर मेरी कंपनी के सामने मैं आपका नाम लगा दूं, महिंद्रा। तो बोले हाँ ठीक है। अच्छा, क्या और बात उन्होंने है, वहां से निकला है नाम। एग्जैक्टली। एक व्यक्ति थे आज से 50 साल पहले, 50 भी नहीं यार, 60 साल पहले उस व्यक्ति को कुछ भी करके हार्वर्ड में मास्टर्स करना था। 60-65 साल पहले, इंडिया के नहीं बाहर के। अच्छा, 65 साल पहले हार्वर्ड में एक व्यक्ति को क्या करना था? अपना मास्टर्स करना था। इतने बार एप्लीकेशन डाले, बहुत इंटेलिजेंट, बट सिलेक्ट ही नहीं हो रहे। अच्छा, ठीक है। टेक्निकली उनको तब तक ये लगता था कि भाई मेरे को मेंटर की जरूरत नहीं है, मेरे को पढ़ाई अच्छी कर ली तो मैं अपना संभाल लूंगा। फिर किताबें इतनी पढ़ी उन्होंने तो उनको लगा मेंटर की जरूरत है। तो अप्लाई करते 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 उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जब गए तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनको अचानक से एक झटका लगा कि भाई जो किताब वो पढ़ रहे थे ना, उसके जो ऑथर हैं जिनसे वो सबसे ज़्यादा इंप्रेस थे, वो वहाँ पे फैकल्टी हैं। अच्छा, तब तो इंटरनेट था नहीं ना, पता कहाँ से चलेगा। और ये बोले गजब, और उन्होंने तो चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मुझे आप सिखा दीजिए। उन्होंने उन्हें सिखाया इन्वेस्टिंग,
जो गुरुदेव थे उनका नाम है बेंजामिन ग्राहम। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उनकी किताब है, और ये व्यक्ति है वॉरेन बफेट। क्या बात है। सो आप देख रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल दिया। रणभूमि में रणभूमि के अंदर भी अर्जुन को भी एक गुरु की जरूरत पड़ी, श्री कृष्ण। तो आपने यहाँ पे कई सारी चीज़ें बताई है, तो मेंटरशिप के रोल को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। इसमें एक दो तीन चीज़ें क्लियर करना आप। एक मेंटरशिप का आपने कहा कि एक मेंटर आप ढूंढी है, इसमें कहीं ना कहीं नेटवर्किंग का भी एक रोल आ रहा है कि आपका नेटवर्क बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप में नेटवर्क में हो, तो मैं कुछ कुछ चीज़ों में आपसे मेंटरशिप ले सकता हूँ। मैं नेटवर्क में कुछ और लोग भी हैं, तो ये मेंटरशिप हुई, नेटवर्क हुई। और एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है कि लाइफ में कोई एक ही मेंटर होना चाहिए या फिर मल्टीपल मेंटर्स होना चाहिए? अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग समय पे रख सकते हैं, बट जब आपके पास एक आपने डिसाइड कर लेना मेंटर है, उस समय के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ओके, सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यात्म के राह पे काफी लोग भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि कभी वो इसको मेंटर बना देते, कभी उनको गुरु बना देते, कभी इनको गुरु। नहीं, आपको सरेंडर करना पड़ेगा टुवर्ड्स कि हाँ आपने कुछ चीजें देख ली, अब आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और दीपक भाई, इसको मैं बिजनेस के तौर पे भी देखता हूँ ना, तो अब देखो, आपने बहुत सही, एक मेंटर और एक नेटवर्किंग और एक शब्द होता है बिजनेस में, उसको कहता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, हमारे देश में किसी भी इंडस्ट्री में जो टॉप पे कंपनीज हैं, उनके पास ये चीज़ है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर पेंट कंपनीज देखते हो तो हम गिनती के 2-3 पेंट कंपनीज बात करते हैं, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इस तरह से हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम टायर की बात करें, जेके टायर, अपोलो टायर, इस हिसाब से अपन एमआरएफ 2-3 की बात करते हैं। आप हमेशा देखना, आप मोटा मोटी 2-3 ही घूम पाओगे। आईटी की बात करोगे, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, मैक्सिमम, हाँ कैपजेमिनी, एक्सेंस, सब अच्छे हैं, लेकिन टॉप की एकदम टॉप है हमेशा टॉप 3। करेक्ट। एशियन पेंट्स के पास सबसे बड़ा होलसेलर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्केट बना हुआ है। ओके, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है? इसका नेटवर्क ही है ना, नेटवर्क एक तरीके से। दूसरी चीज है, इनको चालू करने वाले, मैं अच्छा बहुत सारे लोग अब इसमें हैरान हो जाएंगे, मैं लोगों को चाहता हूँ कि भाई आप लोग गूगल पे सर्च करके बताओ एशियन पेंट चालू किसने किया है। हम लोगों को नहीं पता भैया, सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग रिटर्न अगर किसी स्टॉक ने इंडियन शेयर बाजार में दिया वो एशियन पेंट है। 1800 गुना बना के दिया हुआ है पैसा। 1800 किसने दिया? 20% रेगुलर किसी ने नहीं दिया। विप्रो की कहानियां चलती, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे। अच्छा, क्यों? अब आप जान के हैरान हो जाओगे। मतलब उनके विजन देखिए मेंटर का, जिन्हें चालू किया था, उन्हें अपने मेंटर से बात किया और उनके मेंटर ने एक चीज़ कही थी कि बेटा आने वाला जो समय है, और ये मैं कब की बात कर रहा हूँ पता है? ये मैं बात कर रहा हूँ 70s 80s की बात कर रहा हूँ, 70s 80s। तब आईटी के तो नाम भी नहीं सुना था भारत में। तो उन्होंने बोला था बेटा अगला जो जीतेगा ना वो कंप्यूटर जैसा कुछ आ रहा है। तब सुपर कंप्यूटर्स चलते थे, आपने कभी वीडियोज में देखो बड़े बड़े कंप्यूटर्स में, एक रूम में पूरा कंप्यूटर होता था। तो बोला सुपर कंप्यूटर्स होंगे। तो ये व्यक्ति जो एशियन पेंट्स के, सो जो पेंट की कंपनी, उसको टेक्नोलॉजी से क्या ही लेना देना भाई, डब्बे बनाने, बेचने, डब्बे बनाने। 8 करोड़ रुपए उस समय पे खर्च करके सुपर कंप्यूटर लाते हैं। उस समय पे हमारे देश के आईआईटीज के पास तक कंप्यूटर नहीं थे, सुपर कंप्यूटर। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया से हम जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया की पावर बताता हूँ। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, लिंक्डइन पे जॉब ढूंढ रहा है, बहुत अच्छा एडिटर है, और वहीं पे कुणाल जी जो क्रेड के मालिक हैं, वो अचानक से अपने लिंक्डइन पे डालते हैं कि भाई मेरे को ऐसा एक एडिटर चाहिए, अपनी कंपनी के लिए चाहिए। ये बंदा उधर रिप्लाई करता है। जितने लोगों ने रिप्लाई किया, कुणाल जी बोलते हैं कि भाई ये एक टास्क है, 2 दिन के अंदर तुमको करके देना है, देखते हैं उसके बाद। ये बंदा जी जान लगा के 8 घंटे में बेस्ट वर्क करके उधर भेज देता है। 8 घंटे में? 8 घंटे में। ओके, ही इज हायर्ड। अब कसम खा के बताओ दीपक भाई, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है क्या कि आपने अपना बेस्ट वर्क किया, किसी को आपने पुश नहीं किया, लेकिन किसी ने आपका अच्छा वर्क देखा, आप उसके टच में आए और उसके थ्रू आपको और वर्क मिला? बिल्कुल, 100%। बिल्कुल, मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। जितने लोग आज आप कैमरा की इस तरफ देख रहे हैं, सबके साथ ये चीज है। बहुत सिंपल चीजें करते हैं अपन, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करते। करेक्ट। तो पॉइंट है, सबसे पहले अपने क्राफ्ट को आप सुधारते रहो। मेंटर साथ में जब तक नहीं मिल रहा ऑनलाइन, आपको दीपक भाई पसंद है, दीपक भाई के सारे पॉडकास्ट देख डालो, उनका सोशल मीडिया छान मार लो, वो कहीं पे कुछ लिखते हैं वो देख लो। आज हम एक प्रोग्राम से आ रहे हैं, वहां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लोग आए हुए हैं, कुछ भी एसएसआर के इवेंट से। बिल्कुल। आप इमेजिन करो क्या इम्पैक्ट होगा, किस हिसाब से लोग आ रहे हैं। करेक्ट। कुछ लोग मेरे पास आए, बोले आपका हमने सिर्फ फोटो देख लिया, हम इसके लिए आ गए। बीएसआर जी ने जब डाला, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि इस हिसाब से, और हम लोगों को कुछ लोग ध्यान में रह गए इस हिसाब से। तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये है कि जब तक आपको मेन मेंटर नहीं मिल रहा,
तब तक मेगा मेंटर बना के रखो। मेगा मेंटर, अच्छा, भगवान को, भगवान भाई, उससे उनसे बड़ा तो कोई मेंटर है नहीं। तो जब तक आपको नॉर्मल धरती वाला मेंटर नहीं मिल रहा, मेगा मेंटर बना के रखो। ओके, वो आपको गाइड कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसको मार्क करके रख लें, बुक मार्क करके रख लें, लाइक करके रख लें। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपने अगर जो एफर्ट्स लगाए, 20 को ढूंढा, उनको डीएम कर रहे हो, बीच बीच में बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इवेंचुअली इफ नॉट दोस 20, टॉप 40 में, तो टॉप 40 ऑफ द होल इंडिया में बोल रहा हूँ, आपको कोई ना कोई मेंटर विद इन जस्ट 6 मंथ्स मिलेगा। विद इन 6 मंथ्स आराम से। बस 3 कंडीशन है। आपको सही मेंटर ढूंढना है तो पहला, अपने फील्ड को स्टिक करो, इधर उधर मत देखो। एक फील्ड, ग्राफिक मतलब ग्राफिक। दूसरी चीज है, जिस भी मेंटर को आप चाहते हो, उस मेंटर, अगर मान लीजिए बहुत बड़े मेंटर हैं, आपने वो 20 मेंटर्स की लिस्ट निकाली है, उनको हर जगह पे फॉलो करो, उनके कमेंट्स में एंगेज करो, उनसे डीएम करो, उनसे मैसेजेस करो, नॉट विद द एक्सपेक्टेशन कि यार मैंने 10 बार इनको मैसेज भेजा, इन्होंने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। तो आप वो चीज़ है। तो पहली चीज़ है, आपने अगर आपको सही मेंटर ढूंढना है तो सबसे पहले आपका कोर कंपिटेंसी, आपका फील्ड फिक्स कर लो। ये फिक्स कर लिया। और तीसरी चीज़ है, ये चाटने के बाद अब आपको पता है कि मैं सामने वाले को वैल्यू कैसे दे सकता हूँ। ओके, अब वो वैल्यू किस तरह से आ सकती है कि आप देख रहे हो कि यार अभिषेक सर के वेबसाइट में मजा नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा ग्राफिक्स दे दूंगा तो मजा आ जाएगा। सर फ्री ऑफ कॉस्ट ये लो। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, विद इन 6 मंथ्स ये चीज क्लिक। अभिषेक नहीं क्लिक हो रहा है, सेकंड वाले पे ट्राई करो, थर्ड वाले पे, बट ट्राई करो। 20 में से आपको एक मेंटर बन गया ना, तो आपकी जो जर्नी 6 साल की होने वाली है ना, वो 2 साल की हो जाएगी। 2 साल की हो जाएगी। करेक्ट। पर इन सब में देखिए क्या एक कॉमन चीज है, एफर्ट। बहुत मेंटर ढूंढने के लिए भी एफर्ट चाहिए, हर चीज के लिए एफर्ट चाहिए। टॉप 20 लोगों को उठाओ इंडिया में अगर हो आप तो, बिल्कुल उन लोग किस तरह से अप्रोच करो, क्या वैल्यू एड आप उनकी लाइफ में कर सकते हो, बिल्कुल, और पूरी शिद्दत से जुड़ जाओ बस उसमें। बिल्कुल, बाकी कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। परफेक्ट। अगर आप सच में किसी से कनेक्ट होना चाहते हो तो कहीं ना कहीं पर फिर आप कनेक्ट हो ही चाहते हो, आज 6 महीने बाद, 1 साल बाद, लेकिन कभी ना कभी आप उनसे टकराओगे। एब्सोल्युटली। बस पॉइंट है कि आप शिद्दत से चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो आप टकरा जाते हो और हो जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने आपने बात की कि एक रीज़न ऐसा होता है जो बिल्कुल अलग करता है उन लोगों को जो कि टॉप पे होते हैं और उन लोगों को जो कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, मेंटोर का। और वो कैसे फाइंड करें, आपने उसका रोड में बता दिया। ओके, अब अगर हम मेंटोर उससे मिल गया, उससे वो, तो यहाँ पर सिर्फ उसे फॉलो ही करना है या फिर कुछ एडिशनली चीज़ें खुद से भी ऐसी करनी है? देखिए, अपना क्राफ्ट तो उसे इम्प्रूव करते रहना होगा। देखिए, मेंटर की अपनी एक जर्नी है। मैं हमेशा कहूँगा लोगों से इंस्पिरेशन लो, उनको पूरी तरीके से ब्लेटेंटली कॉपी मत करो, इंस्पायर्ड हो, लेकिन अपनी खुद की आइडेंटिटी खुद बनाओ। अब मैं इसको ना थोड़ा आपके सवाल को थोड़ा सा अलग करके मैं इस चीज़ से बताता हूँ कि मेंटर तो आ गया, लेकिन अगर एक 20 साल के व्यक्ति को आने वाले 10 साल में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो ये 5 चीज़ें कौन सी करनी होगी वो मैं बता देता हूँ। और उसी के साथ में पैसा भी कमाना है और किसी पर्टिकुलर फील्ड में ग्रेड भी बनना है। ग्रेड पैसा बनना है, पैसा बनना है, फेम करना है, सबका मैं बता देता हूँ। 5 चीजें सिंपल सा है, जिसमें से एक मेंटर है बट उसको भी हटाते हैं। मैं 5 जो खुद से वर्क करना पड़ेगा। पहला जो किसी को भी व्यक्ति को करना पड़ेगा वो होगा डीप रिसर्च। ओके, समझिए इसको किस प्रकार से, डीप रिसर्च एंड डीप एनालिसिस। व्हाई? जेके राउलिंग जिसने हैरी पॉटर लिखी, वो रोज 25 से 30 पेजेस लिखती थी सोच के, और उसके बाद एक समय पे हैरी पॉटर बना उनका। वॉरेन बफेट सर अपने पीक पे 7 से 8 घंटे किताबें पढ़ते थे, 500 से 600 पेजेस पढ़ते थे, और आज हम सबको पता है वॉरेन बफेट कहाँ पे पढ़ गए, ठीक है, कहाँ पे पहुंच गए। इलॉन मस्क 12 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ गया जितना शायद हम लोग आज तक नहीं पढ़े होंगे। लाइब्रेरी में बैठते थे, बैठ के वो पढ़ते थे, और वो आज भी पढ़ते हैं। वो अपने उसमें कहीं ना कहीं अपने क्राफ्ट में, अपने स्किल में डीप रिसर्च करने लग गए। बिल गेट्स की मैं बात करूं, कोडिंग और ये सारी चीज़ें तो चलती रही, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो अपनी R&D पे, अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, अब फिलैंथ्रोपी पे काम कर रहे हैं, लेकिन कितना ज़्यादा मैं उस पर रिसर्च और एनालिसिस कर सकूं वो चीज़ करने लग गए। देखिए, आपको जब पता ही नहीं होगा बाहर क्या चल रहा, अभी एक सुपरफिशियल लेवल पे जैसे AI बहुत चल रहा है, हर लोग अरे AI आ गया, AI से जॉब खत्म हो जाएगी। अरे भाई साहब, AI तो कब से है, सुन हम रहे, आप जान के हैरान हो जाओगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तो 1992 से। कैसे? 1992 में IBM ने सबसे पहली बार एक चेस का गेम बनाया था। वो चेस का गेम ऑटोमेटिकली ग्रैंड मास्टर के साथ खेल के ग्रैंड मास्टर को हरा सकता था। अच्छा, ये क्या हो रहा था? ये एक छोटा फॉर्म ऑफ AI ही तो था। AI है। सामने पहली बार 1992 में एक व्यक्ति के बिना कंप्यूटर आपके साथ खेल ले रहा है। उसके बाद आप देख लो, मोबाइल की दुनिया में जब आप SMS करते थे, तो SMS के टाइम पे जब आप लिखते हो या इवन टेक्स्ट लिखते थे, AI के आने के पहले, आप जैसे ही लिखोगे LO, अचानक से VE सामने नहीं आ जाता था। हाँ, ऑटो टाइपिंग।
वो ऑटो टाइपिंग क्या है, वो अपनी AI मेमोरी के हिसाब से हाँ, AI AI प्रिडिक्टेबल मॉडल्स, उसको AI कहते नहीं थे बस बट AI तो था पहले से। हम AI का हुआ मचा रहे हैं। अब आप डीप रिसर्च करो तो आपको पता लगा कि भैया AI किस लेवल पे डिसरप्टिव कर रहा है। क्या सही में जनरेटिव AI इज द फ्यूचर? क्या AI का काम सिर्फ यही है, हे चैट जीपीटी आज मौसम क्या बता रहा है, हे चैट जीपीटी मेरे लिए एक थंबनेल बना दे? क्या यही है कि देयर कुड बी सम एंडलेस पॉसिबिलिटीज? तो हम रिसर्च कर ही नहीं रहे, बस AI हमारी नौकरी खा जाएगी, AI हमारी नौकरी खा जाएगी। नहीं, तो किसी भी फील्ड में किसी को भी जाना है, सबसे पहले उस पर इन डेप्थ आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के 3 तरीके हैं आज के समय पे। या तो आप किताब पढ़ लो, किताब पढ़ने की इच्छा नहीं है तो पॉडकास्ट सुन लो, पॉडकास्ट सुनने की इच्छा नहीं है तो आप लाइव पेड सेशंस लो, सुनो। ओके आपके पास 3 ऑप्शन है। पेड भी ऑप्शन है, पेड क्या स्ट्रक्चर वे में आपको बता देंगे। लोग क्यों सबसे ज्यादा आप देखना जो महंगे महंगे कोर्सेज मार्केट में बिक रहे हैं 70,000 1 लाख 2 लाख के, जहां पर लोग अटेंड करने सेशन जाते हैं, आपको सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज वहां पे दिखते हैं। क्यों? समय ही नहीं है, दिन भर कॉर्पोरेट में काम करें, शाम को तो हमें भाई इतना टाइम नहीं है यूट्यूब में हम 100 वीडियो देखें, हमको एक स्ट्रक्चर बना के दे दो, उसके लिए हम पे करने के लिए आपके टाइम को तैयार हैं। सिंपल है। सिंपल। तो आप सबसे पहली चीज आपको करना है बहुत डीप रिसर्च करना। उसके 3 तरीके मैंने बता दिए। आपने डीप रिसर्च कर लिया, अब सिर्फ डीप रिसर्च से काम नहीं होगा, क्योंकि ये तो वही हो गया, हमने सोच लिया हमने एक्शन नहीं लिया। सेकंड पॉइंट होगा कि हमको वहां पर एक्शन लेना है। अब ये एक्शन किस प्रकार से होगा? अब एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मैंने ये निकाल लिया कि भाई मेरे को कपड़े की दुकान खोलनी, कपड़े का एम्पायर बनाना है, तो अब मैंने सारी कॉस्टिंग वॉस्टिंग निकाल ली, ये वो निकाल ली। सेकंड स्टेप जो होगा, अब मेरे को वेंडर को कॉल करना पड़ेगा। जब तक मैं कॉल नहीं करूंगा, मैं रेट से पता नहीं करूंगा, सप्लायर से मिलूंगा नहीं, जब तक मैं दिल्ली के 4-5 बाजारों में नहीं घूमूंगा, तब तक तो वो आइडिया ही नहीं लगेगा ना। तो बैठे बैठे रिसर्च हो गई। अब आपको जाके बात करना पड़ेगा, भाव तोल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एटलीस्ट पहले 100 कपड़ों का ऑर्डर देता हूँ, फिर मैं ये वाली चीज देखता हूँ। तो दूसरी चीज आपकी हो गई, आपको एक एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। वो छोटे लेवल का ही आप रखिए, पहले से बहुत बड़ा एक्शन लेने का मत सोचिए, छोटे लेवल का आप एक्शन कीजिए। उदाहरण के तौर पे देश का सबसे रिचेस्ट इंसान ने भी ये किया हुआ था। कैसे? एक बार 2000 करोड़ रुपए डालने थे हमारे देश के सबसे रिचेस्ट इंसान को। तो वो क्या करते हैं, उनको उनका सिंपल सा क्लियर था कि भाई मेरे को 40% का ROI चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने पहले भयंकर रिसर्च करी और उनको निकला कि एक IIM का प्रोफेसर है जो सबसे बढ़िया कंसल्टिंग रिपोर्ट उस समय पर बना के देता है। मेरे को जिस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए स्टेट पे, वो यही व्यक्ति मेरे को गाइड कर सकता है। उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, वो व्यक्ति बैठा रहता है, 17वें फ्लोर से ये नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद बोलते हैं कि सर मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में आप मेरे को एग्जैक्ट चीज ये समझा दो। ये इनको समझाते हैं, इनके रिसर्च से वो मैच होता है। इनने एक्शन क्या लिया? सबसे रिचेस्ट इंसान ने इनको बुलाना। तो बोले अच्छा, और इससे कितना बन जाएगा? सर इसमें 38 से 40% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका निकल जाएगा, आप ये वाली चीज करोगे। डन। अगले दिन वो 2000 करोड़ रुपए कंपनी से सैंक्शन। तीसरा लेसन यहां से है, जो तीसरा पॉइंट है कि अपने टाइम को जुडिशियसली यूज करो। इसका क्या मतलब हुआ? इस व्यक्ति ने कितना समय लिया? रिचेस्ट इंसान है, इसके लिए हर मिनट महंगा है, तो उसने सिर्फ 10 मिनट लिया उस चीज को पूरी तरीके से। उनका एक्शन ये नहीं था कि मैं सारी की सारी रिसर्च करूं, ऊपर की मैंने मेन रिसर्च कर ली, मेरे को कंसेप्ट समझ में आ गया, अब असली रिसर्च जो करता है वो काम उसी को दो ना। करेक्ट। तो इनका एक्शन वो था, तो इन्होंने अपना टाइम सही तरीके से यूज किया। देखो दीपक भाई, इसको हमेशा ये चीज समझो कि पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं। एक, या तो आप एसेट्स बना लो, दूसरा आप अपने टाइम को ट्रेड करते रहो। जो लोग टाइम को ट्रेड करते रहते हैं और अर्थात सिर्फ जॉब करते रहेंगे, वो एक टाइम पे आके आपकी, देखिए आपके ना एक्सपेंसेस कभी खत्म नहीं होंगे, इनकम खत्म हो जाएगी। हाँ, अब आप सोचो, मतलब एक समय पे सिर्फ अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा, बॉडी कहीं ना कहीं तो थकेगी ना। 50 नहीं तो 60 नहीं तो 70 में थक जाएगी। जिस दिन थकी, खत्म। खर्चे तो अभी वही है, खर्चे तो बढ़ेंगे, खर्चे तो परिवार बढ़ेगा। पहला है आप अपने टाइम को जुडिशियसली यूज करना शुरू करो। दूसरा एसेट आपको रिच बनाता है। ये बड़े वाले व्यक्ति ने अपने एसेट बना के रखे हुए हैं, रिचेस्ट इंसान, तो उसके पास अभी टाइम है। जब आप यंग रहते हैं आपके पास टाइम ज्यादा रहता है, तो आप उस चीज को जितना हो सके यूटिलाइज करो टू बिल्ड एसेट्स। ओके, समझ रहे हैं? ठीक है। तो जब तक आप यंग है, आपके पास समय है आपके हाथ में, तभी तो बोलते हैं आप जब यंग होते तो आप बहुत रिस्क ले सकते हो लाइफ में, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे जैसे एज होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी घटती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे बच्चे बड़े होंगे और कम हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो ये चीज करनी है कि भाई आप लोग, जितने लोग भी ये देख रहे हैं, कि आपके टाइम को, जब आपने एक्शन कर लिया, टाइम को जुडिशियसली कैसे यूज किया जा सकता है। कि अच्छा ठीक है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, तो
मैं हर दिन 1 घंटा, मेरे जो फेवरेट वो 20 मैंने फॉलो करके रखे हुए हैं, मेरे को वहाँ से सीखना है, कुछ नया नया सीखना है। उनके सर के वीडियोस आते हैं, उनका कोर्स मैंने बाय करके रखा हुआ है, ये चीज़, रैदर देन कि मैं 10 घंटे सिर्फ नेटफ्लिक्स का एक सीरीज देखने में निकाल दूँ। स्टार्टिंग में आपका उस टाइम है, उस टाइम का आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है। देखिए समय आपके पास, मेरे पास और जेफ बेजोस और बिल गेट्स के पास सेम बराबर है। 24 घंटे उनके पास है, 24 घंटे मेरे पास भी है, सब कुछ है। इट्स जस्ट अबाउट हाउ वी यूज आवर टाइम। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं पता। एक सिंपल सा है कि मैं हार्डली सुपरमार्केट से जाके कुछ खरीदता हूँ। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्यारे प्यारे सुपरमार्केट है, मेरे घर से सुपरमार्केट मान लीजिए 20 मिनट है, 20 मिनट में उधर जाऊंगा। आजकल हर जगह इतनी भीड़ रहती है, लाइन में लगूंगा 25 मिनट, ठीक है, 25 से 30 मिनट, 30 मिनट प्लस मेरे को सामान ढूंढना भी तो है, इतना बड़ा सुपर मार्केट है, तो करीब करीब मेरा 1.5 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा। जब भी आप घर के बाहर जाते हैं, भले ही आप कार में जाते हैं, कार से वापस आते हैं, थोड़ी सी थकावट तो होती है, हल्की सी हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाता है ना। भले ही आपने कुछ बहुत दिमाग वाला काम नहीं किया, पर होता है, मुझे तो बहुत होता है, सब बहुत होता है, आई डोंट नो कितने लोगों को होता है। तो आपका 1.5 + 1.5 3 घंटे चले गए, ठीक है। और वो 3 घंटे मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरे वो 200 रुपए बच जाए पूरे बिल पे, जो 2000 रुपए का है उस पे 200 रुपए बच जाए, इसी के लिए तो जा रहे हैं अपन, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, वो 200 रुपए बचाने के चक्कर में मैंने जो अपने 3 घंटे लगा दिए, मैं ऑनलाइन अगर ऑर्डर कर लेता हूँ, आजकल तो खैर उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता भाई, ई कॉमर्स में इतने फाइट है कि वो भी आपको मोटा मोटी उतने में ही दे देते हैं, हार्डली 2-4% का इधर उधर होगा। अगर मैं वो 200 रुपये बचाने के जगह ये 3 घंटे जो जगह है, वो 3 घंटे के अंदर मैं एक ऐसा कोर्स कर लेता हूँ, सस्ता वाला कोर्स कर लेता हूँ 1000 रुपये का, जिससे कि मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल और बढ़ जाती है, और उस स्किल को बढ़ाने के बाद अगर मैं 3 क्लाइंट को उस तरह का ऑफर दे दूं, तो भाई मैं 30,000 कमा लूं। 30,000 ऐसे कैलकुलेट नहीं करता कोई। तो अपने टाइम की वैल्यू आप समझो। मैं चाहता हूं कि जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप फ्रीलांस भी करते हो, कुछ भी करके आप कमा रहे हो ना, अपने ना पर आवर की वैल्यू निकालो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोग निकालते ही नहीं है, क्योंकि तब जाके आप वैल्यू करोगे। तो आज काफी बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे कॉलेज इन्विटेशंस डिक्लाइन करता हूँ, बड़े बड़े टॉप प्रीमियर, ईश्वर की उससे मैंने 13 IITs में इन्विटेशंस थे, उनको मैंने एक्सेप्ट करके वहाँ पे दिया हुआ है, IIMs में दिया हुआ है, 10 TEDx हैं, ऑनलाइन ही आपको दिख जाएंगे, सारी चीज़ें करी हुई हैं। बट आज मैं जिस उस पे हूँ, मैं समय की वैल्यू देखता हूँ कि अगर मैं किसी के साथ समय बिता रहा हूँ, तो क्या मैं उतने लेवल का कुछ सीख सकता हूँ, क्या मेरा उस तरह का नेटवर्क बनेगा, या क्या मैं कमा सकता हूँ। अगर मेरा वो आंसर निकलता है कि मैं नहीं, तो मैं रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। ओके दीपक भाई, लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि आप अपनी टाइम, पता है हीलियोस कैपिटल के मालिक समीर अरोड़ा हजारों करोड़ कमाए होंगे, उनसे एक इंटरव्यूअर पूछता है कि सर फास्टेस्ट फिंगर, वो क्या बोलते हैं उसको, लास्ट में सब इंटरव्यू में करते हैं ना, आप भी तो करते हो, रैपिड फायर। तो अगर कोई एक ऐसी चीज है जो आज मैं कहूं कि भाई इसके लिए तो मैं अपने पूरे धन को भी ट्रेड ऑफ कर सकता हूं, तो पता क्या कहते हैं, समय, टाइम। अब 5वीं चीज है जो मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं आजकल हर जगह पे इसको थोड़ा सा ऐड करता हूँ, जो मुझे लगता है कि आज के समय पे आपको धनवान बनाने के लिए ये हेल्प करता है। 5वां होता है, अपने आप को कहीं ना कहीं अपने रूट्स को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के रखो। आपको थोड़ा अलग तड़का मिल रहा होगा, बट मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। चलिए, गौतम अडानी जी दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान्स, वो जाते हैं, जैसे ही हिंडनबर्ग का केस उनका ऊपर नीचे हो जाता है, जब क्लियर मिलता है उनको सेबी की तरफ से, वो कहाँ जाते हैं, वो जैन टेम्पल जाते हैं, आपने देखा होगा। मुकेश अंबानी जी कुछ भी अच्छा होता है तो आप देखेंगे साउथ में टेम्पल्स हो गए, घर पे बहुत पूजा पाठ करवाते हैं, वो पूजा पाठ करवाते हैं। बैरक ओबामा का इंटरव्यू देखते हैं, उनके जेब से निकलते हैं हनुमान जी की मूर्ति। अच्छा, तो बैरक ओबामा हनुमान जी की मूर्ति निकल गई। अगर आप रशिया जाते हैं, रशिया में एक बहुत बड़े विख्यात वहाँ के मिनिस्टर को देखते हैं, मिनिस्टर के हाथ में आपको दिखती है भगवत गीता। अगर आप बात करते हैं विल स्मिथ की, विल स्मिथ आजकल किस चीज़ की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं। विल स्मिथ बात करते हैं किस तरह अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को चीरा था, ये हो गया। स्टीव जॉब्स की अगर बात करते हैं, स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा की बात करते हैं। तो आप मोटा मोटी देखो, कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग नहीं बताते, बट कहीं ना कहीं इनके रूट्स देश विदेश से, ये अंधविश्वास नहीं है, सच्चाई है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। ओके, इट्स जस्ट दैट कुछ लोगों को ये कॉन्शियसली पता है, कुछ लोगों को अनकॉन्शियसली पता है। सो कहीं ना कहीं ये जब 5 चीज़ें कोई भी इन देयर 20s करना शुरू कर दे,
तो वो अपने लक्ष्य को अगले 10 साल में फॉर श्योर पाएगा ही पाएगा। ओके। ये मेरी गारंटी है। ओके। इसमें क्लैरिटी वाला पॉइंट मिसिंग है आई थिंक। एक फील्ड, एक क्लैरिटी पहले हो, उसके बाद में उस पर डीप रिसर्च करे, फिर उस पर एक्शन ले, टाइम को सही से यूज करे, बिल्कुल, और एसेट बिल्ड करना ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए पैसों की। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सोचो स्टेप बाय स्टेप, पहले मेरे को अपनी स्किल्स बढ़ानी है, स्किल से पैसा बनाना है, पैसे से मेरे को एसेट बनाना है, और वो एसेट आपको पैसा बना के देगा। ओके। तो वहीं से आपका जो आजकल चलता है ना पैसिव इनकम, पैसे इनकम, वो सब वहीं से बनेगा, उस एसेट से बनेगा। ओके। ओके। अच्छा, आपने यहाँ पर एक बीच में बात की थी, उसको भी हम क्लियर करते हैं। आपने कहा आपने टाइम की वैल्यू निकालो। तो टाइम की वैल्यू हम जितना घंटे काम करते हैं उसके थ्रू निकालें या 24 घंटे के हिसाब से निकालें? फॉर एग्जांपल, एक बंदा 1 लाख रुपए महीने कमाता है, ठीक है। अब उसके टाइम की वैल्यू पर घंटे की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 लाख रुपए अगर महीने भर देखो, ये हमेशा 24 घंटे के हिसाब से आप निकालो, सोने के हिसाब से नहीं, 24 घंटे के हिसाब से। क्योंकि आप सिंपल सी बात देखो ना, आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट दिया था कुछ बड़े बड़े दिग्गजों ने आज से कुछ साल पहले, नाम मैं नहीं लूंगा तो आप लोग गेस कर लीजिएगा। तो कमेंट क्या दिया था कि यार लोगों को 74 आवर्स काम करना चाहिए, 78 आवर्स काम करना चाहिए इस हिसाब से। तो मैं बैठ के देखा कि भैया चलो 74 78, मैंने उनकी सैलरी निकाली, सैलरी के बाद जो स्टॉक ऑप्शन वो होल्ड करते हैं, उस हिसाब से पता है क्या निकला, हर घंटे वो 36,000 रुपये कमाते हैं। तो भाई 36,000 रुपये अगर हमारे देश के हर कोई इंसान कमाने लगा, 72 क्या वो 80 घंटे काम करने लग जाएगा। डोंट यू एग्री ऑन दैट? तो ये पहली बात है कि आप इस चीज़ को निकालिए कि भाई टेक्निकली तो ये 24 आवर्स के बेसिस पे आपके निकलना चाहिए कि भाई मैं इतना इतना मेरा पर आवर वैल्यू, सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अपन कर ही नहीं रहे। पर आवर, पर डे भी नहीं, पर आवर वैल्यू। क्योंकि देखो जब आप 1 लाख रुपए बोलते हो तो पर डे वैल्यू तो 3,333 रुपीज़ निकलता है, ठीक है। अब अगर आप उस हिसाब से पर आवर निकालते हो तो आपको निकल जाता है। तो अब क्या 1 लाख रुपए कमाने वाला कम कमा रहा है? नहीं, बट आपको समझना है, आप अपने आप से पूछो क्या यार मेरे अंदर और पोटेंशियल है क्या, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ क्या? और अगर आपको लगता है तो आप अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करो, तभी तो जाके ये 1 लाख 2 लाख बनेगा, 2 लाख 4 लाख बनेगा, 4 लाख 6 लाख बनेगा। सिंपल सी बात है। और अब आपको समझ में आएगा, आपने मुकेश अंबानी जी को कभी भी किसी पॉडकास्ट में नहीं देखा होगा, गौतम अडानी जी को कभी भी किसी पॉडकास्ट में नहीं देखा होगा, क्योंकि उनके पर आवर वैल्यू ऑफ टाइम ही कुछ 100-150 करोड़ होगी। तो वो पॉडकास्ट में जा रहे हैं, मतलब 100 करोड़ रुपए उनके बर्बाद हो गए, तो वो क्यों जाएंगे? पर आप बोलोगे लेकिन मीडिया में तो कभी कभार आ जाते हैं। वो मीडिया में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनके मीडिया से दुनिया भर के बिजनेसमैन और सारे लोग देखते हैं, तो उनका पर आवर वैल्यू, वहां से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना तगड़ा होता है। तो अगले बार से जब भी कोई व्यक्ति बात करे, आप जब यंग है तो यंग में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करनी, आपको रिटर्न ऑन टाइम की बात करनी है। और जब आप बड़े हो जाते हैं तब आप उसी रिटर्न ऑन टाइम से जो एसेट बनाए उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ओके। तो आज जितने व्यक्ति यंग हैं, आपके पास सबसे बड़ा शस्त्र है आपका समय। ये समय और किसी के पास नहीं। जितने यंग एज से आप पैसे कमाने का सोच रहे हैं, एम्बिशन, फेम, नेम जो भी सोच रहे हैं, आपके हाथ में समय है। आप उस हिसाब से इस चीज को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। अब ये वैसे एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति था, वो दिन का, आप जान के हैरान हो जाओगे, दिन का 300 से 400 करोड़ रुपए कमाता था अपने पीक पे। इंडिया से? इंडिया का नहीं, बाहर के। ओके। 300 से 400 करोड़ दिन। हाँ। ओके। फोर्ब्स में एक बार टॉप 10 रिचेस्ट में उसका नाम आया था। काम गलत करते थे, क्योंकि तो समझ में आ गया होगा